Okay, on page number 99, we have chapter number 8. According to my sequence, it is chapter number 3. Before that, we have discussed the first chapter, which was My Bank Account by Stephen Leacock, and it was a comedy writing. Then we discussed about Birkenhead Drill. The Birkenhead Drill is about the sunk of a ship, and it was a tragedy. It was a tragic incident happened with the HMS Birkenhead, a ship. Then now we have a piece of fiction. Now this we have a piece of fiction. And what is a fiction? A fiction is a fake story. Fake story और झूठी कहानी. The Wolves of Cernogratz on page 99. Cernogratz के भेड़िए तो फेक स्टोरी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे. वुल्फ्स भेड़िए जानवर हैं, एक होता है वुल्फ, ये इसका प्लूरल है, वुल्फ्स भेड़िए. सर्नोग्रैट्स एक का नाम है, जर्मनी के एक फैमिली का नाम है सर्नोग्रैट्स. तो बहुत मशहूर फैमिली थी जर्मनी की, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो लोग वेयरवुल्फ थे. वेयरवुल्फ मतलब क्या होता है कि भाई कि जब वो मर जाते हैं तो वो भेड़िए बन जाते हैं. तो ये उनके बारे में मशहूर था कि मौत के बाद ये भेड़िए बन जाते हैं. झूठी कहानी है, फिक्शन के अंदर सब कुछ चल सकता है, साइंस फिक्शन वगैरह होती है ना, सब चल जाता है. तो ये सर्नोग्रैट्स की फैमिली है. तो उसका एक कैसल था, उसकी कहानी है द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रैट्स, सर्नोग्रैट्स के भेड़िए. चूँकि सर्नोग्रैट्स फैमिली के मेंबर मरने के बाद भेड़िए बन जाते थे. ये क्या है? एक सुपर नेचुरल स्टोरी है. सुपर नेचुरल स्टोरी किसे कहते हैं? एक माफूकुल फितरत कहानी, एक पैरानॉर्मल कहानी. पैरानॉर्मल सुपर नेचुरल मतलब जो आपके जहन से, आपकी सोच से, आपकी फितरत से आगे की चीज़ है, जिसको आप सोच नहीं पाते, जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, इसको हम कहते हैं सुपर नेचुरल. जैसे जिन्नात के नज़रिया कि जिन्नात का वजूद, कुरान पाक कहता है कि जिन्नात का वजूद है, लेकिन साइंस इसको साबित नहीं कर सकती है. हम और आप उसको साबित नहीं कर सकते. ये हमारी फितरत से, हमारे नेचर से आगे की चीज़ है. तो इसको हम कहते हैं माफूकुल फितरत, सुपर नेचुरल थिंग. कि घोस्ट और जिन्स आर सुपर नेचुरल बींग्स. ये अल्लाह की बनाई हुई माफूकुल फितरत एक तरह की जो है वो मखलूक़ात हैं. ठीक है. तो ये एक तरह की एक हॉरर स्टोरी है, एक भूतिया कहानी जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह की एक स्टोरी है जो हम डिस्कस करेंगे आज. तो देखो, जन्नात और भूतों का तस्वुर एक तो वो होता है जो हमें फ़िल्मों से मिलता है, मूवीज़ से मिलता है. जैसे कॉन्जरिंग देख लिया, नन देख लिया, इस तरह इट देख लिया, इस तरह की बहुत सारी मूवी. अगर किसी को, बहुत से कुछ बच्चों को पसंद होती है हॉरर मूवीज़, वो बड़े शौक़ से देखते हैं हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ ख़ास तौर पर. तो असल में वो मूवीज़ जो हमारे कल्चर को नहीं बताती हैं, वो रियलिटी नहीं बताती हैं, चूँकि वो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग बता रही होती हैं कि भूत को उतारना होता है तो कोई ईसाई पादरी आ जाता है प्लस लेकर, वो दिखाता है प्लस को. तो ये हम रिलीजन इस्लाम में ऐसा नहीं होता. इस्लाम ये कॉन्सेप्ट नहीं देता भूतों का. इस्लाम में जिन्नात का तस्वुर है, इस्लाम में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ जिन्स, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से फ़िल्मों में दिखाया जाता है. अगर इस्लाम का आपको सही कॉन्सेप्ट चाहिए जिन्नात का, तो आपको ये शायद मैंने एक मूवी रिकमेंड की थी, नहीं तो अभी कर रहा हूँ. यूट्यूब पर एक टर्किश जो है वो मूवी है, उसका नाम है लिखा होगा सिकिन, SICCIN. ये असल में इसको अच्छा जर्मन टर्किश लैंग्वेज में सी को जीन पढ़ा जाता है. ये सिज्जीन जो है कुरान पाक की एक आयत है, उसमें ये लिखा हुआ है सिज्जीन. जहन्नम की वादी जो है ना, तो जहन्नम के अंदर सबसे जो निचली वादी है उसको सिज्जीन कहा जाता है. तो जो जादू करते हैं ना, जादू करने वाले लोग, काला जादू करने वाले, सिफिल इल्म करने वाले लोग, उन सबको सिज्जीन में डाला जाएगा. तो उसी पर एक पूरी एक मूवी है सिज्जीन, कि काला जादू के बारे में, काला जादू कैसे होता है और काला जादू से क्या नुकसानात होते हैं और इस्लाम में कितना गलत है, और जो करवाता है उसके ऊपर कितनी, मतलब उसके लिए कितनी परेशानियाँ क्रिएट होती हैं. ये इसकी मूवी है, इसकी 1 2 3 4 5 4 सीरीज 5 मूवीज़ इसकी हैं, 1 से लेकर 5 तक. यूट्यूब पर सारे मिलती हैं. बदकिस्मती से कि आपको जो है ये टर्किश मूवी टर्किश लैंग्वेज में मिलती है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ. उर्दू में अब तक ये मूवी नहीं आ सकी. ठीक है. बट देखा जाए तो हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर देखा जाए, देखो नॉर्मली है ना, मुझे भी हॉलीवुड मूवी मतलब हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है. और हॉरर मूवीज़ को पसंद देखने का मेरा एक तरीका है कि मैं लाजमी जो है वो क्या करता हूँ कि उसको मतलब कि तारीकी में देखता हूँ और अकेले में देखता हूँ, डार्कनेस में. और तब मज़ा नहीं आता, वरना 6 लोगों में बैठ कर रोशनी जला के आलोड़ी करके क्या देखना. मतलब मज़ा तब है जब डर भी लगे ना, तो मतलब बंदा इस तरह से देखे. बट मुझे डर फील नहीं होता ज़्यादातर ना, मतलब कि कोई भी मूवी में देख लो ना, हॉरर मूवी, मतलब शुरू बचपन में लगता था, अब नहीं लगता. ये एक ऐसी मूवी थी सिज्जीन कि जिसको मैं अकेले देख नहीं पाया, मतलब मैं डर गया 10-15 मिनट में. तो ये एक बड़ी एक खौफनाक किस्म की मूवी है. अच्छा है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट पूरा,
लेकिन कभी मतलब इससे भूत प्रेत इतना नहीं दिखाया गया, लेकिन स्टोरी उसकी ऐसी है ना जो आपको डरा देती है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बता रहा था सिज्जिन, बहुत सारे बच्चे रिकमेंडेशन मांगते हैं मूवी की मुझसे, तो हमेशा मैं कुछ अलग तरह की रिकमेंडेशन देता हूँ कि चलो देखना है तो इस तरह की मूवी बंदा देखे, वरना वो कॉन्जरिंग बच्चा है इसके सामने, टॉम एंड जेरी है इसके सामने कॉन्जरिंग। सही में तो देखोगे तो बोलोगे वाकई में सर टॉम एंड जेरी है, नन वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, और है भी इस्लामिक मूवी ना, मतलब तो बड़ा अच्छा है, आप आराम से फैमिली आप देख सकते हो, मसला नहीं, ठीक है। तो और कुरान पाक की आयत वगैरह ये सब बीच में रेफरेंस वगैरह हदीस वगैरह सब आते हैं, जैसे अर्तुरुल होता है ना, सबके साथ देख सकते हैं आराम से, बिल्कुल वैसे ही टर्किश इस तरह के नॉर्मली बनाते हैं, नॉर्मली हर तरह की मूवीज़ बनाते हैं। पेज 99 पे ओके, द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स के भेड़ ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ स्टोरी का। देखो, एक जर्मनी में एक जंगल है, जंगल जो है वो उसके बीचों बीच एक जो है वो एक कैसल मौजूद है, एक किला मौजूद है, और उस किले का नाम है कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स का किला। उस कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स में खाली काफ़ी मतलब दिनों से, ये काफ़ी सालों से ये खाली पड़ा था, ये कैसल ये किला। इसको दो लोगों ने ख़रीदा, एक का नाम था बैरन ग्रेबल और एक का नाम था बैरोनेस ग्रेबल। इन दोनों ने इसको ख़रीद लिया। बैरन और बैरोनेस के मतलब क्या? बैरन मतलब होता है नवाब जर्मन लैंग्वेज में, और बैरोनेस का मतलब होता है नवाबजादी। तो नवाब ग्रेबल और नवाबजादी ग्रेबल ने इसको ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद क्या किया कि उन्होंने कुछ दिनों के बाद अपने तमाम फ्रेंड्स को मद्दू किया, इनवाइट किया इस कैसल में कि आप आएँ और देखें हमने कैसा घर ख़रीदा है। तो जब स्टार्ट हो रही है स्टोरी तो क्या है कि एक रश लगा है, बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं इस कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स के अंदर। बैरन और बैरोनेस भी हैं और साथ उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त अहबाब भी हैं। जैसे नॉर्मली कोई घर ख़रीदता है तो घर ख़रीदने के बाद नया घर बनाता है या ख़रीदता है तो इनवाइट करता है अपने तमाम दूसरे लोगों को कि भाई आप आएँ और आकर देखें उस घर के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आर देयर एनी ओल्ड लेजेंड्स अटैच टू द कैसल? कॉनराड आस्क्ड हिज सिस्टर। कॉनराड ने अपनी बहन से पूछा। कॉनराड कौन है? ये नवाबजादी ग्रेबल का जो है भाई है। तो कॉनराड ने पूछा क्या कोई बहुत पुरानी कहानी मुंसलिक है इस कैसल से? क्योंकि बहुत पुरानी कहानियाँ इस कैसल से भी अटैच हैं कोई? कॉनराड वॉज अ प्रॉस्पेरस हैम्बर्ग मर्चेंट। कॉनराड एक अमीर, हैम्बर्ग इज़ अ सिटी ऑफ जर्मनी, हैम्बर्ग का एक ताजिर था। बट ही हैड अ स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन दैन द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। लेकिन उसकी तख़य्युल, उसका तसव्वुर, उसकी इमेजिनेशन अपने ख़ानदान के बाकी लोगों में सबसे ज़्यादा थी। अब जिसकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है वो बहुत चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग आसमान की तरफ देखते हैं और बादल में शक्ल ढूंढ लेते हैं कि इस बादल में हाथी दिख रहा है, इसमें चूहा दिख रहा है, इस बादल में, तो फ़ौरन से बता देते कोई कश्ती बनी हुई। तो ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन के लोग होते हैं, और जिनकी स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन होती है ना, उन्हीं लोगों को जो है वो भूत प्रेत ज़्यादा दिखते हैं। मतलब वो ज़्यादा भूत प्रेत पे यकीन कर सकते हैं। जैसे कि हॉरर मूवी देखते हैं, कुंडी हल्की सी हिल जाती है हवा से तो बोलते नहीं कोई चुड़ैल ला के गई है इसको, है ना भाई। कोई बंदा वहाँ से कोई जो है वो चादर वाइट कलर का उड़ रहा होता है तो बोलते देखो भूत उड़ के जा रहे हैं वहाँ से। तो ऐसा होता है ना बहुत सारे लोग, तो वो लोग स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन होती है उनकी, फ़ौरन से सोच लेते हैं बहुत दूर की चीज़। लेकिन जो नॉर्मल सेंसिबल लोग होते हैं वो सोच लेते हैं नहीं भाई नॉर्मल से कोई चीज़ है, बिला वजह धोखा हो रहा है, आँखों को कुछ नहीं हो रहा। ऐसा होता है ना कभी कभार, कुछ लोगों को भूत लग रहा होता है लेकिन हम एक दूसरे इंसान को लगता है कुछ नहीं है ये, तो वो बताते देखो ये तो कपड़ा है सिर्फ, सिंपल सा। तो उसकी स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन थी। तो आगे क्या होता है कि भाई द बैरोनेस ग्रेबल श्रग्ड हर प्लम्प शोल्डर्स। नवाबजादी ग्रेबल ने अपने भारी भरकम कांधों को उचकाया। तो उसके प्लम शोल्डर थे, भारी भरकम कंधे थे, तो मोटी ताजी थी, मतलब जो नवाबजादी थी उसने उसको यूँ करके उचकाया कि मुझे क्या पता। वो कहते देयर आर ऑलवेज लेजेंड्स अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस। हमेशा ऐसे पुराने जगहों के बारे में कहानियाँ होती हैं। दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू इन्वेंट। उनको ईजाद करना मुश्किल नहीं होता। एंड दे कॉस्ट नथिंग, और उसमें पैसे भी कोई नहीं लगते, फ्री फंड में। मतलब आप कहानी पुराने वक्तों में, अभी तो यार देखो औरंगी टाउन के अंदर प्लॉट वगैरह इतने नहीं है, हर प्लॉट बिक चुके हैं। मतलब पहले होता था हर गली में 1-2 प्लॉट खाली पड़ा होता था, आज से 15-20 साल पहले। अब जो प्लॉट खाली होता था काफ़ी टाइम से तो उसके बारे में मशहूर कर देते थे बच्चे के इसके अंदर सरकट्टा है, साया है कि रहमत चौक में वो फला जो है वो स्कूल बंद पड़ा हुआ है KMC वाला, तो उसमें को भूत है, ठीक है, बहुत दिन से बंद पड़ा है रहमत चौक पे वो स्कूल। ऐसे ही होता है ना कि लोग मशहूर कर देते हैं बंद जगहों के बारे में कि वहाँ पर कोई चीज़ बुरी है। और ज़्यादातर ये लोग वो मशहूर करते हैं ये कहानी जिनको वो प्लॉट ख़रीदना होता है। जैसे मुझे जो है प्लॉट ख़रीदने गली में मैं मशहूर कर दूँगा सरकट्टा घूमता है रात में उसके वक्त,
लोग उस प्लॉट को खरीदेंगे ही नहीं यार, इसमें तो आसेब है आसेब है। तो मैं बोलूँगा यार कम रेट में मुझे ही दे दो, कम रेट में मुझे ही दे दो। तो मैं क्या करूँगा, 30 लाख के प्लॉट को 20 लाख रुपए में ले लूँगा और फिर अपनी फैमिली सेटल कर लूँगा वहाँ पे। ऐसा बहुत हुआ औरंगी टाउन के अंदर। आप लेकिन चूँकि जगह नहीं बची तब नहीं होता, इससे खुद ब खुद सारे बूथ सरकट्टे ख़त्म हो गए, क्योंकि आप प्लॉट ही नहीं बचा खाली कोई, समझ रहे हो। तो ये चीज़ थी। तो आगे डिस्कस करते तो कि मतलब यही कहती है बैरोनेस कि ऐसी कहानियों को ईजाद करना मुश्किल नहीं होता और उसमें पैसे भी कोई नहीं लगते। इन दिस केस देयर इज़ अ स्टोरी। इस तरीके से इस कैसल के बारे में कहानी है दैट व्हेन एनीवन डाइज इन द कैसल ऑल द डॉग्स इन द विलेज एंड द वाइल्ड बीस्ट इन द फॉरेस्ट हॉल ऑल नाइट लॉन्ग। कि जब कोई भी मरता है इस कैसल में तो तमाम कुत्ते गाँव के और तमाम जंगली परिंदे जंगल के वो सारी रात शोर मचाते हैं। इट वुड नॉट बी प्लेजेंट टू लिसन टू विड इट। इसको सुनना बहुत खुशगवार नहीं होगा। क्या खुशगवार होगा इसको सुनना? इट वुड बी वियर्ड एंड रोमांटिक सेट द हैम्बर्ग मर्चेंट। तो जो कॉनराड उसका भाई कहते हैं इसको सुनना बड़ा वियर्ड, बड़ा अजीब होगा और उसके अलावा बड़ा रोमांटिक होगा, बड़ा रोमानवी होगा, दिल को छू लेने वाला होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन का बंदा है। कॉनराड जो उसकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और जिसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होती है तो क्या होता है कि वो बंदा जो है वो कह लो कि बहुत ज़्यादा वो भूतों वगैरह पर यकीन रखता है और उसको शौक़ होता है इस तरह की कहानियों को सुनने का। तो वो बोलते हैं ये बड़ा वियर्ड और रोमांटिक होगा उसको सुनना, ठीक है। एनी हाउ इट इज़ एन ट्रू कंटिन्यू द बैरोनेस। नवाबजादी कहते हैं जो भी हो जो सच्ची बात नहीं है। सिंस वी बाउट द प्लेस वी हैव हैड प्रूफ दैट नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपेंस। जब से हमने ये जगह ली है तो हमारे पास प्रूफ है, सबूत है कि ऐसा कुछ नहीं होता। When the old mother-in-law died last spring, we all listened, but there was no howling. जब हमारी बूढ़ी सासू माँ, मतलब जब मेरी सास, नवाबजादी कहती है कि जब मेरी सास मरी गुज़िश्ता बहार के मौसम में, हम सब ने सुना लेकिन कोई भी चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई भेड़िए की। It is just a story that lends dignity to the place without costing anything. ये सिर्फ एक कहानी है जो इस जगह को अजमत देती है बिना कुछ पैसा खर्च किए। इस जगह को इम्पोर्टेंट बना देती है, सिर्फ एक कहानी लोगों ने मशहूर कर दी है। The story is not as you have told it, said Emily, the grey old governess. एक बूढ़ी ग्रे ओल्ड बहुत बूढ़ी मुलाजमा थी उसके घर में जिसका नाम था एमिली। एमिली एक बहुत बूढ़ी मुलाजमा थी और उसने क्या किया कि उस बहुत बूढ़ी मुलाजमा ने कहा द स्टोरी इज़ नॉट एज यू हैव टोल्ड इट। कहानी वो नहीं जो तुम सुना रही हो। एवरीवन टर्न एंड लुक्ड एट हर इन अस्टॉनिशमेंट। हर कोई मुड़ा और देखा उसकी तरफ हैरानगी से। शी यूजुअली सेट साइलेंट इन हर प्लेस एट टेबल नेवर स्पीकिंग अनलेस समवन स्पोक टू हर। वो आम तौर पर खामोशी से बैठा करती थी अपने टेबल पर, कभी भी किसी से कुछ बात नहीं करती थी जब तक कोई से बात ना करे। एंड देयर वर फ्यू हु ट्रबल टू मेक कन्वर्सेशन विथ हर। और बहुत थोड़े ही ऐसे लोग थे जो उससे बातचीत करना चाहते थे, मतलब कोई उससे बात नहीं करता था ना वो खुद किसी से बात करती थी। बहुत बूढ़ी मुलाजमा थी। टुडे हाउएवर शी कंटिन्यूड टू टॉक रैपिडली एंड नर्वसली। आज बहरहाल वो बात कर रही थी तेज़ी से और परेशानी से। लुकिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हर एंड सीमिंग टू एड्रेस नो वन इन पार्टिकुलर। अपने सीधे वो देख रही थी और ऐसा लग रहा था किसी एक खास को मुखातिब वो नहीं कर रही थी। इट इज़ नॉट व्हेन एनीवन डाइज इन द कैसल दैट द हॉलिंग इज हर्ड। कहती है ऐसा नहीं होता कि जब कोई भी मर जाए कैसल में तो चिल्लाने की आवाज़ आएगी कुत्तों के या भेड़ियों के। इट वॉज व्हेन वन ऑफ द सर्नोग्रेट्स फैमिली डाइड हेयर। ये उस वक्त होगा जब सर्नोग्रेट्स फैमिली का कोई बंदा यहाँ पर मरेगा तो होगा ऐसा। दैट द वुल्फ फ्रॉम फॉर केम फ्रॉम फॉर एंड नियर एंड होल्ड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट बिफोर द आवर ऑफ द डेथ। तो दूर दराज और करीब से भेड़िए आते हैं और वो चिल्लाते हैं जंगल के किनारे उस शख्स की मौत से 1 घंटा पहले। देयर वर ओनली फ्यू वुल्व्स हु लिव्ड इन दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के इस हिस्से में बहुत थोड़े से भेड़िए रहते हैं। बट एट सच अ टाइम देयर वुड बी स्कोर्स ऑफ देम। लेकिन ऐसे वक्त में जब कोई सर्नोग्रेट फैमिली का बंदा यहाँ मरता है उससे 1 घंटा पहले बहुत बड़ी तादाद में भेड़िए यहाँ पर आ जाते हैं। एंड द डॉग्स ग्लाइडिंग अबाउट इन द शैडोज एंड होलिंग इन कोरस। वो छाँव में दौड़ते हुए आते हैं और कोरस मतलब एक आवाज़ में चिल्लाते हैं। एंड द डॉग्स ऑफ द कैसल एंड विलेज एंड ऑल द फार्म्स राउंड वुड बार्क एंड हॉल इन फियर एंड एंगर एट द वुल्फ कोरस। और तमाम कुत्ते किले के और गांव के और तमाम खेतों के कुत्ते वो भौंकते हैं और चिल्लाते हैं डर में और गुस्से में जब वो भेड़िए की आवाज़ को सुनते हैं। तो भेड़िए की आवाज़ को सुनकर कुत्ते चिल्लाते हैं क्योंकि भेड़िए और कुत्ते एक ही नस्ल से हैं, एक ही ख़ानदान से हैं। जैसे बिल्ली शेर की खाला है ना, तो बिल्कुल इसी तरह से जो है भेड़िए और कुत्ते भी साथ में भाई भाई हैं,
फ़र्क सिर्फ ये है कि कुत्ते जो थे, डॉग्स जो थे, वो शहर में आ गए, जबकि भेड़िए जो हैं वो जंगल में ही रह गए। तो जब भेड़िए जंगल में रह गए तो उनको शिकार करना हमेशा से आता रहा, जैसे वो शिकार करते थे। लेकिन जब कुत्ते जब शहर में आ गए तो उनको खाना जो है वो मालिक ने देना शुरू कर दिया, इधर उधर से खाना शुरू कर दिया, शिकार करना बंद कर दिया। तो शिकार की कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर से ख़त्म हो गई। ये लेमार्क थ्योरी कहलाता है बायोलॉजी के अंदर, कि किस तरह से चेंजिंग आती है। इस तरह से वो भेड़िए बन गए और ये कुत्ते बन गए। तो इसलिए जब कोई भेड़िए वगैरह चिल्लाते हैं ना, तो फिर गुस्से में भोंकते हैं कुत्ते के, भाई ये तुम्हारे इलाके का है, तुम कहाँ आ रहे हो, तुम वहीं जाओ, अपने इलाके में वापस जाओ, शहर तो हमारा इलाका है ना। तो इस तरह से उनकी आवाज़ पर जो है वो डॉग्स जो है वो चिल्लाते हैं डर में और गुस्से में। एंड एज द डाइंग सोल ऑफ द डाइंग वन लेफ्ट इट्स बॉडी, अ ट्री वुड क्रैश डाउन इन द पार्क। और जब मरते हुए आदमी की रूह बाहर निकलती है उसके जिस्म से, तो एक दरख्त टूट कर गिर जाता है पार्क में। मतलब जब कोई शख्स मरता है तो, और जैसे ही मतलब रूह बाहर, पहले तो क्या होता है 1 घंटा पहले तक भेड़िए शोर मचाते हैं, कुत्ते चिल्लाते हैं, और जैसे ही बंदे की रूह निकलती है, सांस उखड़ती है, वैसे ही पार्क में एक दरख्त टूट कर नीचे गिर जाता है। दैट इज़ वॉट हैपेंड व्हेन अ सर्नोग्रेट डाइड इन द फैमिली कैसल। ये है जो होता है जब सर्नोग्रेट फैमिली का कोई बंदा अपने कैसल में मरता है। बट फॉर अ स्ट्रेंजर डाइंग हियर, लेकिन अगर कोई अजनबी यहाँ मर जाए, ऑफ कोर्स नो वुल्फ वुड हॉल एंड नो ट्री वुड फॉल। यकीनन कोई भेड़िया नहीं चिल्लाएगा और कोई दरख्त नहीं गिरेगा। ओह नो, वो बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। पर तुम्हारी जो सास थी वो सर्नोग्रेट्स नहीं थी, इससे उसके मरने में कुछ भी नहीं हुआ। तो सर्नोग्रेट फैमिली का बंदा मरेगा तो ऐसा होगा। देयर वॉज अ नोट ऑफ डिफाइंस, ऑलमोस्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट इन हर वॉइस एज शी सेड हर लास्ट वर्ड्स। उसके लहजे में इनकार था, बिल्कुल जलालत जैसा। उसने बिल्कुल उसने जैसे जलालत की तरह से उसने इनकार कर दिया। जब उसने आखिरी के अल्फाज कहे ना, वो नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब जैसे वो जलील कर रही हो अपने मालकन को। The well-fed, much too well-dressed Baroness stared angrily at the old women who had dared to speak so disrespectfully. खाती पीती, मोटी ताज़ी और खुश लिबास नवाबजादी गुरेबल, उसने घूरा गुस्से से बूढ़ी औरत की तरफ, जिसने जुर्रत की थी कि वो बात कर, जिसने जो है उसने बेइज्जती के साथ उसने बात की, गुस्से से उसने घूरा उसको। यू सीम टू नो क्वाइट अलॉट अबाउट द सर्नोग्रेट्स लीजेंड फ्रॉलिन शिमिट। लगता है तुम बहुत कुछ जानती हो सर्नोग्रेट्स की फैमिली के बारे में, फ्रॉलिन शिमिट। तो उसने कहा, ये नवाबजादी ने कहा। तो याद रखो बच्चों, उसके तो असली नाम है ना एमिली, इसका निक नेम है। इसका असली नाम जो लोग जानते हैं वो है फ्रॉलिन शिमिट। तो फ्रॉलिन शिमिट से मुराद के शिमिट इसका जो है वो क्या हो गया, ये एक फैमिली नेम हो गया। मतलब इस तरह से कि इसका ये नाम है फ्रॉलिन शिमिट। फ्रॉलिन तो इसका अपना नाम हो गया, शिमिट इसका हो गया फैमिली नेम, और इसका निक नेम कह लो वो क्या है, एमिली। ठीक है। अब क्या है कि वो कहती है कि तुम लगता है बहुत कुछ जानते हो सर्नोग्रेट्स के लेजेंड्स के बारे में, फ्रॉलिन शिमिट। मतलब उसको बोलना चाह रही है कि तुम खुद एक शिमिट हो, तुम क्या बात कर रही हो, मतलब उसके बारे में। तुम खुद शिमिट फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम बता रही हो हमें सर्नोग्रेट्स फैमिली के बारे में। अच्छा, आई एम अ सर्नोग्रेट्स माई सेल्फ सेड द ओल्ड वुमन। बूढ़ी औरत कहती है मैं खुद एक सर्नोग्रेट्स हूँ, मैं शिमिट फैमिली से नहीं हूँ, मैं सर्नोग्रेट्स हूँ। तो उसका जो पूरा नाम है एमिली का, उसका नाम है एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स। वॉन होता है, जर्मन लोग अपने नाम में वॉन लगाते हैं, और वॉन क्या मतलब होता है ऑफ, जर्मन वर्ड है। यस, एमिली ऑफ सर्नोग्रेट्स फैमिली, इसका मतलब ये होता है। बहुत सारे जर्मन लोगों के नाम में देखोगे ना वॉन लगा हुआ है, ठीक है, वॉन हॉफ, इस तरह से। तो वो कहता है कि एमिली वॉन मतलब कि मैं खुद एक सर्नोग्रेट्स हूँ। दैट इज़ वाई आई नो द फैमिली हिस्ट्री। इस वजह से मैं अपने ख़ानदान की तारीख़ के बारे में जानती हूँ। यू आर सर्नोग्रेट्स, यू केम इन एन इनक्रेडिबल कोरस। दबे दबे लहजे में एक साथ आवाज़ आती है, तुम एक सर्नोग्रेट्स हो, तुम मतलब एक दूसरे में सब बोलते हैं तुम सर्नोग्रेट्स हो, मतलब तौहीन में बोलते हैं ना, तुम सर्नोग्रेट हो तुम। तो एक साथ आवाज़ आती है। तो वो बताती है व्हेन वी बिकेम वेरी पुअर, वजाहत की, जब हम बहुत गरीब हो गए, एंड आई हैड टू गो आउट एंड गिव लेसन्स, तो मुझे बाहर जाना पड़ा और सबक देने पड़े, असबाक देने पड़े, लेसन्स देने पड़े मुझे।
कि जब मैं बहुत गरीब हो गई, जब हम बहुत गरीब हो गए हमारा ख़ानदान, तो मुझे घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा और मुझे सबक देना पड़ा, मतलब मुझे टीचर बनना पड़ा, टीचिंग करनी पड़ी। आई टूक अनदर नेम, मैंने अपना नाम तब्दील कर लिया। मतलब मुझे बेइज्जती हो जाती है ना भाई, मतलब कि इतने गरीब हो गए और इस तरह से घर घर जाके ट्यूशन देना, ये करना, तो उससे अपना नाम जो है वो चेंज करके जो है वो फॉरलिंग शिमिट कैरी मैंने नाम कर लिया। बट माई ग्रैंड फादर स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन दिस कैसल। लेकिन मेरे दादा ने बहुत सारा वक्त गुजारा था जब वो एक लड़के थे इस कैसल में। एंड माई फादर यूज टू टेल मी मैनी स्टोरीज अबाउट इट। और मेरे वालिद मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे इसके बारे में। आई लिटल थॉट व्हेन आई टुक सर्विस विथ यू दैट आई शुड वन डे कम विथ यू टू द ओल्ड होम ऑफ द फैमिली। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जब मैं आपकी खिदमत में आई थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने घर के मैं अपनी फैमिली के पुराने घर में वापस आ जाऊँगी। अच्छा, मतलब ये जो एमिली थी ना, ये किसी और, मतलब पहले जो है वो कहीं और, जब ये लोग बैरनर और बैरनत ग्रेबल रहते थे तो पहले वहाँ पर जॉब करती थी, कि जब कैसल में है तो वहाँ से यहाँ आ गई। तो वही कहते मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा एक इत्तेफाक होगा कि मैं वापस अपने फैमिली कैसल में दोबारा आ जाऊँगी, भले नौकरानी बन के। देयर वॉज साइलेंस व्हेन शी फिनिश्ड स्पीकिंग। खामोशी हो जाती है जब वो बात करना रोकती है। एंड देन द बैरनेस टर्न द कन्वर्सेशन टू अ लेस एम्बैरेसिंग टॉपिक देन द फैमिली हिस्ट्रीज। उसके बाद नवाबजादी बातों का रुख, बातचीत का रुख मोड़ती है कम शर्मिंदा करने वाले टॉपिक की तरफ, ना कि फैमिली हिस्ट्रीज़ को डिस्कस करें। मतलब वो फैमिली हिस्ट्री को डिस्कस जो कर रहा था ना, तो कुछ शर्मिंदगी हो रही थी कि वो सामने जो नौकरानी वो सर्नोग्रेट्स फैमिली की है और हम सर्नोग्रेट्स फैमिली के नहीं हैं, तो ये बड़ा मेहमानों में बेइज्जती हो रही थी ना उसकी। तो उसने सोचा कि मतलब जो है वो टॉपिक को मोड़ दे किसी और जाने, ताकि उसको शर्मिंदगी ना हो सके ज़्यादा। बट आफ्टर वर्ड्स व्हेन द ओल्ड गवर्नेंस हैड स्लिप्ड अवे क्वाइटली टू हर ड्यूटीज़। लेकिन बाद में जब बूढ़ी मुलाजमा खामोशी से अपने काम करने के लिए चली गई, द कंपनी शोड इट्स डिसबिलीफ। तो जब महफिल बैठी थी, महफिल ने अपनी गैर एतमादी शो की। मतलब महफिल ने बताया, सब ने एक दूसरे को बोला कि हमें कोई यकीन नहीं है इसकी बात पर, झूठ मूठ सब कुछ बोल के ये गई है जो भी गई है। तो इट वॉज इम्पर्टिनेंस सेड द बैरन एंग्रीली। नवाब कहता है गुस्से से, ये तौहीन थी हमारी। फैंसी द वुमन टॉकिंग लाइक दैट एट अवर टेबल। देखो वो औरत हमारे टेबल पर बैठकर हमसे ऐसे बात कर रही थी, हमारी बिल्ली हनी को में आओ, मतलब ऐसा। शी ऑलमोस्ट टोल्ड अस वी वर नोबडीज। उसने बिल्कुल ये कह दिया कि हम कुछ नहीं थे। एंड आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट। और मुझे उसके किसी भी एक लफ्ज़ के यकीन नहीं है। शी इज़ जस्ट शिमिट एंड नथिंग मोर। वो सिर्फ एक शिमिट है और कुछ नहीं है, उसी फैमिली की है। She has been talking to some of the peasants about the old Sonograts family and has learned their history and their stories. वो बात करती रही है कुछ किसानों से जो ओल्ड सर्नोग्रेट्स फैमिली के बारे में बाहर निकलकर जो खेत है वहाँ पर उससे बात की होगी, और वहाँ से उसने उनकी कहानी और तारीख को जान ली और हमें आकर सुनाई। She is pretending to be an important person, said the Baroness। नवाबजादी कहती है वो अपने आप को एक अहम शख्स जाहिर करना चाह रही है। She knows she will soon be past work एंड शी वॉन्ट्स टू अपील टू आवर सिंपैथीज। वो जानती है बहुत जल्द उसको काम से निकाल दिया जाएगा, बूढ़ी हो गई ना, रिटायर हो जाएगी बहुत जल्द, तो वो हमारी सिंपैथीज, हमारी हमदर्दी समेटना चाहती है। यार हमदर्दी ले ले ताकि हम उसको एक्सटेंशन दे दें क्या और काम पे रहो। तो हर ग्रैंड फादर इंडीड, यकीनन अपने दादा के नाम पर वो सिंपैथी चाहती है हमसे, तो उसके दादा यहाँ पर जो है वो मालिक थे इस कैसल के। आई डेयर से हर फादर वॉज अ footman or something of the sort in the castle, said it is the baron. The part of the story may be true. नवाब कहता है, मैं कहना चाहता हूँ उसके दादा शायद कोई चौकीदार या इस तरह का कुछ होंगे इस कैसल में कभी। ये पार्ट उसने जो बताया शायद वो सही हो कि उसके दादा वाकई में वो रहते होंगे यहाँ पर, लेकिन वो चौकीदार वगैरह होंगे, फुटमैन होंगे कोई यहाँ पर। I shall give her notice as soon as the New Year festivities are over, said the baroness. नवाबजादी कहती हैं जैसे ही नए साल के जश्न ख़त्म होंगे तो मैं उसे फायरिंग नोटिस भेज दूँगी। नए साल के जश्न, न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ जैसे ही ख़त्म होंगे, मतलब जो हैप्पी न्यू ईयर जो ये मनाते हैं क्रिसमस के साथ, तो ये पूरा एक सेलिब्रेशन, सब ईद मनाते हैं तो वैसे वो क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। तो जैसे ही न्यू ईयर ख़त्म होगा तो क्या करेंगे भाई, तो जो मुलाजमा है उसको नोटिस भेज देंगे कि भाई तुम अपने काम से निकाला जा चुका है। टिल देन आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर। उससे पहले तक मैं उसके बिना मैनेज नहीं कर पाऊँगी। मतलब अगर मैं उसको पहले निकाल दूँगी तो मैं काम काज कैसे करूँगी। जैसे ईद के दिन बहुत सारे काम होते हैं ना, न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ में बड़ा बहुत सारे अरेंजमेंट्स करनी होती हैं अंग्रेज़ों को, तो वो कहते हैं कि मैं उस जब तक न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ जैसे ख़त्म हो जाएंगी मैं उसको काम से निकाल दूँगी, लेकिन उससे पहले तक मैं उसके बिना मैनेज नहीं कर सकती। बट शी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम।
लेकिन उस नवाबजादी को उस नौकरानी की भी नहीं मैनेज करना पड़ा। फॉर इन द कोल्ड वेदर, चूँकि गर्म मौसम, चूँकि ठंडे मौसम में, आफ्टर क्रिसमस के बाद 25 दिसंबर के बाद, द ओल्ड गवर्नेंस फेल इन एंड स्टेड इन अ रूम। बूढ़ी मुलाजमा बीमार पड़ गई और अपने कमरे की होके रह गई, मतलब कमरे में, मतलब बिस्तर पे सोने लग गई, वो बीमार हो गया। अच्छा, ये अगला इंसिडेंट है। अब वो पहला इंसिडेंट ख़त्म हो गया, अब काफ़ी टाइम गुजरा, कुछ महीने गुजरे, यहाँ तक कि दिसंबर का महीना आता है, न्यू ईयर का महीना, न्यू ईयर का महीना आता है, और न्यू ईयर के महीने, न्यू ईयर आता है, जनवरी आने वाला होता है, दिसंबर का चल रहा है, मतलब 25 दिसंबर के बाद का कुछ दिन आगे बताऊँगा कौन सा दिन है। तो एमिली बीमार पड़ जाती है, बिस्तर में लेट जाती है, और फिर से सारे मेहमान जमा है घर पे। अब बात दोबारा हो रही है। इट इज़ मोस्ट अनोइंग सेड द बैरोनेस, नवाबजादी कहती है, ये बहुत तंग करने वाली बात है। एज आर गेस्ट सेट राउंड द फायर ऑन द वन ऑफ द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जब सारे मेहमान बैठे आग के इर्द गिर्द, साल के आखिरी शामों में से एक शाम में, साल के आखिरी शामों में से एक शाम में आखिरकार वो सब बैठे। ऑल द टाइम दैट शी हैज़ बीन विद अस, आई कैन नॉट रिमेंबर दैट शी वॉज एवर सीरियसली इल। जब से वो हमारे साथ थी, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी वो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी हो, मुझे नहीं याद पड़ता कभी वो इतनी बीमार पड़ी हो ज़िंदगी में। जब से हमारे साथ थी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, टू इल टू गो अबाउट एंड डू वर्क, कितनी बीमार पड़ गई कि वो बाहर नहीं निकल सकती और काम काज नहीं कर सकती। एंड नाउ व्हेन आई हैव द हाउसफुल, और आप अब जबकि मेरा घर मेहमानों से भरा है, एंड शी कुड बी यूजफुल इन सो मैनी वेज, और बहुत तरह से हमारे काम आ सकती थी, शी ब्रेक्स डाउन, वो बीमार पड़ गई। वन इज़ सॉरी फॉर हर, कोई भी उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करेगा। ऑफ कोर्स यकीनन, शी लुक्स सो ओल्ड एंड फ्रेल, वो दिखती है बहुत बूढ़ी और बहुत कमज़ोर, नातमा दिखती है। बट इट इज़ एक्सट्रीमली अनोइंग ऑल द सेम, लेकिन ये बात बहुत तंग करने वाली है कि मेरे काम करने के लिए मेरे पास कोई नौकरानी नहीं है, एक है वो भी बीमार पड़ चुकी है। मोस्ट अनोइंग, बहुत तंग करने वाली बात है। एग्रीड द बैंकर्स वाइफ, तो बैंकर की जो बीवी थी, बैंकर्स वाइफ से मुराद कॉनरेड की बीवी, मतलब देखा जाए तो इसकी हो गई, वो कॉनरेड की बीवी, इसकी क्या हो गई, भाभी, ठीक है। तो उसकी जो भाभी थी, बैंकर की बीवी, उसने भी कहा बहुत तंग करने वाली बात है, सिंपैथेटिकली, हमदर्दी से कहा, इट इज़ द इंटेंस कोल्ड आई एक्सपेक्ट, मुझे लगता है कि शदीद ठंड की वजह से बीमार पड़ गई है। इट हैज़ बीन अनयूजुअली कोल्ड दिस ईयर, इस साल जो है वो गैर मामूली हद तक ठंडक पड़ी है, मतलब मामूली तौर पर इतनी ठंडक नहीं होती, इस साल बहुत ठंडक हो गई है। द फ्रॉस्ट इज़ द शार्पेस्ट दैट हैज़ बीन नोन इन डिसम्बर फॉर मैनी ईयर्स एट द बैरन। नवाब कहता है फ्रॉस्ट मतलब बर्फ़बारी, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा है, और दिसंबर के महीने में इतने सालों में कभी ऐसी बर्फ़बारी नहीं देखी गई, जैसे ऐसी बारिशें कराची में कभी नहीं देखी गई, ठीक है। तो अभी तो एक सिस्टम किया था ना आपका माही, अब आ रहा है सागर, वो सिस्टम आ रहा है 14 अगस्त के बाद से। मार्को था उससे पहले मार्को आया, उसके बाद फिर आया माही, और माही के बाद अब आएगा सागर, ठीक है। तो कहते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर क्या बात होती है कि फ्रॉस्ट, ये जो बर्फ़बारी है, ये बर्फ़बारी दिसंबर के महीने में कभी इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हो सकती जितनी अभी हो रही है। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ क्वाइट ओल्ड सेड द बैरोनेस, नवाबजादी कहती है यकीनन, और वो बूढ़ी भी हो चुकी है। आई विश आई हैड गिवन हर नोटिस सम वीक्स अगो, देन शी वुड हैव लेफ्ट बिफोर दिस हैपेंड टू हर। मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ काश मैं उसको कुछ हफ्ता पहले ही काम से निकाल चुकी होती, तो इससे पहले कि वो बीमार पड़ती, मतलब वो काम छोड़कर जा चुकी होती। मतलब वो कहते हैं काश मैं उसको नोटिस पहले ही भेज देती, कुछ हफ्ते पहले, ताकि वो मतलब बीमार ना पड़ती। मतलब अगर बीमार पड़ गई तो मैं उसको निकाल भी नहीं सकती, मसला ये थोड़ा सा ये एक तरह से जो बदअखलाक़ी हो जाएगी। तो काश पहले ही बीमार निकाल लेते तो बाद में बीमार पड़ जाती, कुछ भी हो जाता तो मसला नहीं रहता, मैं तो उसकी नौकरानी रख लेती। वाई वैपी, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ वैपी, तुम्हें क्या हो गया। अभी क्लाइमेक्स आया आपको, क्या हुआ वैपी, तुम्हें क्या हो गया। तो वैपी कौन है पहले तो ये समझो। तो वैपी जो है, वैपी इज़ अ स्मॉल वुली लैप डॉग, एक छोटा ऊनी बालों वाला, लंबे बालों वाला गोदी का कुत्ता। छोटे कुत्ते होते हैं ना, छोटे छोटे जो नॉर्मली लेडीज़ वगैरह के पास अमेरिका वगैरह में होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं उनके, उस तरह से बैठा के रख के उसमें हाथ फेरते रहते हैं, उसको लैप डॉग कहते हैं, गोदी में रखते हैं उसको। तो वो छोटा एक जो है ऊनी बालों वाला गोदी का कुत्ता था,
वो क्या होता है, वो छलांग, वो बैठा होता है उस मतलब जो है वो बैरोनेस ग्रेबल के गोद पर, वो सोफे में बैठी होती है, फ़ौरन से छलांग मारता है और छलांग मार के वो सोफे के नीचे घुस जाता है और सोफे के नीचे जाने के बाद शिवरिंग कांपना शुरू कर देता है। तो वैसे ही वो बात करते करते पूछे मुझे क्या हुआ है कि तुम्हें क्या हो गया। द स्मॉल woolly lapdog had leapt suddenly from its cushion and crept shivering under the sofa। तो छोटा ऊन के मतलब बालों वाला गोदी का कुत्ता वो छलांग लगाता है अपने कुशन से, मतलब उसकी गोद से, और सोफे के नीचे कांपना शुरू कर देता है जाकर। देखो, जो अगर आपने साउंड के बारे में सुना होगा कि एक होता है ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी, और सब जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इसको हम कहते हैं। इंसान इससे कम नहीं सुन सकता और इससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकता। कभी आप YouTube पे लिखना हियरिंग टेस्ट लिखोगे ना, हियरिंग टेस्ट जब लिखोगे ना तो उसमें आ जाएगा एक पूरा एक वो बना हुआ आ जाएगा, एक आवाज़ आ रही होगी उसमें, उस वीडियो में आवाज़ में, और स्क्रीन में हर्ट्ज चला होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1000 10,000 सब हो रहा होगा। शुरू में जब 1 2 3 4 5 आ रहा होगा ना तो आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी। 20 के बाद से आपको हल्की सी आवाज़ आनी शुरू होगी, लेकिन आवाज़ वो भी जनरेट कर रहा है 1 2 3, लेकिन आपके कान सुन नहीं पाएगी उसको। 20,000 के बाद फिर आवाज़ बंद हो जाएगी, आवाज़ आ रही है उसके अंदर से लेकिन जो कि आप सुन नहीं पाते, क्योंकि वो आवाज़ जनरेट कर रहा है मोबाइल फ़ोन आपका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, लेकिन आप सुन नहीं पाते। क्योंकि होता क्या है कि इंसान इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं सुन सकता, लेकिन जानवरों को अल्लाह ताला ने ऐसे खसूसियात दी है कि वो सुन सकते हैं। जैसे बैट, चिंगादड़ जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी सुन सकता है। आपको पता है चिंगादड़ ज़्यादातर ज़मीन के नीचे रहते हैं, ये गारों के अंदर रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, खूब अंधेरे में रहते हैं, एक रोशनी की किरण उसके अंदर नहीं आती जहाँ वो रहते हैं, और हज़ारों की तादाद में ज़मीन के नीचे मौजूद है। तो वो सारे चिंगादड़ जो भी ज़मीन के अंदर होते हैं वो सब अंधे होते हैं। चिंगादड़ की आंखें तो होती है लेकिन वो देख नहीं पाते, अंधे होते हैं वो, इसलिए इंग्लिश में कहता है एज ब्लाइंड एज अ बैट, है ना, क्या सिमिली लगाने के लिए। हाँ, तो वो चाहते कैसे, चलते कैसे, आवाज़ से। जब वो उड़ रहे होते हैं ना तो चिल्लाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स में, आवाज़ है कि टकरा के वापस आते तो उनको पता लगता है कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है कि नहीं है, कि यूँ पर कट मारना है, तो उसे आवाज़ से हम भी थोड़ा बहुत आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे कमरे में मैं ले जाऊँ, कमरा खाली हो, तो उनसे बोलोगे ना कुछ 2-3 अल्फाजों में पता लग जाए कमरा खाली है, क्योंकि जब कमरा खाली हो तो आवाज़ गूंजती है, भले आँख में पट्टी बंदी आपको पता लगे कमरा खाली है, अगर आवाज़ नहीं गूंज रही कमरे के अंदर तो मतलब वो कमरे में सामान भरा हुआ है। सेम ऐसे ही क्या होता है कि जो बैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आवाज़ को ज़ोर से मतलब चिल्लाते हैं, आवाज़ टकरा कर वापस आती है और वो उससे सीखते हैं। सेम इसी को सोनार भी उसी को कहते हैं, सोनार सिस्टम। सोनार होता है ना जो फौजियों के पास होता है, वो कश्ती जो है वो जब ज़मीन पे जब जा रही होती है तो वो टकरा के वापस आता है, तो नापने के लिए कि कितना गहरा समंदर है तो उसको नापने के लिए सोनार यूज़ किया जाता है, सोनार टेक्नोलॉजी। तो ये बैट को देखकर ये टेक्नोलॉजी साइंस ने ईजाद की, चिंगादड़ को देखते हुए। वरना चिंगादड़ जो है वो जाहिर सी बात है कि वो अपने देखा जाए तो वो अपने कान से ही देखते हैं, देखा जाए तो वो कान से वो चिल्लाते हैं, आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को वो सुन लेते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स में, और कुछ आवाज़ होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव से आवाज़ निकालता है, उसी को सुनते हैं वो। अच्छा, इंफ्रासोनिक वेव को सुन सकते हैं जैसे कि बिल्ली और कुत्ते, कैट्स एंड डॉग्स, ये 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। जैसा नॉर्मली जब अर्थक्वेक आ रहा होता है ना, इंफ्रासोनिक वेव्स में आ रहा होता है। अर्थक्वेक जब ज़मीन हिलती है ना नीचे हल्की हल्की, इंफ्रासोनिक वेव में हिलती है, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आती ज़मीन हिलेगी, लेकिन ये आवाज़ कुत्ते और बिल्ली पहचान लेते हैं। इसलिए जानवरों को पहले पता लग जाता है कि कोई ज़लज़ला आने वाला है। जब ज़लज़ला आने वाला होता है तो उससे 1 घंटा पहले बिल्ली के बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे उसके, रोंगटे सब खड़े हो जाते हैं बाल उसके, इसके मतलब बहुत जल्द कोई ज़लज़ला आने वाला है इस जगह पर। तो देखो उनको आवाज़ आ रही होती है ज़मीन गट 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 हिलने की, क्योंकि वो इंफ्रासोनिक वेव्स में आवाज़ निकल रही होती है, हमारे कान नहीं सुन पाते हैं, समझ रहे हो। बिल्कुल इसी तरह से दूर दराज की कोई आवाज़ हम नहीं सुन सकते, बहुत दूर की आवाज़, लेकिन कुत्ते सुन लेते हैं बहुत दूर की आवाज़ को, अपने मालिक की आवाज़ पहचान लेते हैं बहुत दूर से भी। इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन लेते हैं, हल्की धीमी आवाज़ को। तीसरा जिन्नात जो बातचीत करते हैं, या बुरे जिन्नात शयातीन जो वो बातचीत करते हैं, वो भी इंफ्रासोनिक में बात करते हैं। उनकी आवाज़ आप नहीं सुन पाती, जिन्नात हर जगह पर वो क्या बात करें आप नहीं सुन पाते, लेकिन जानवर उस बात को सुन लेते हैं, कुत्ते या फिर डंकी वगैरह उस बात को सुन लेते हैं। जैसे रातों के वक्त कभी कभार क्या होता है, कुत्ते भौंकते हैं, या फिर क्या होता है कि जब डंकी वगैरह ब्रे कर रहे होते हैं टाइम में, तो इस्लाम ने हमें सिखाया कि हम ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह करें, चूँकि वो आवाज़ सुन रहे होते हैं किसी सर्कस जिन्नात की, तभी कुत्ते भौंकते हैं या फिर जो डंकीज़ हैं वो ब्रे करते हैं। इसलिए हमें पूरी दुआ सिखाई गई है कि क्या पढ़ना चाहिए जब कुत्ता भौंके हैं इसमें।
लाहौर वालों को तभी सुनते हैं ना जब हम शर से पनाह मांगते हैं और चाहते हैं कि कोई जिन्नात वगैरह हमारे करीब ना आए जो सर्कस जिन्नात है। तो इंफ्रासोनिक में बात करते जिन्नात वगैरह, सही, तो हमें आवाज़ उनकी नहीं आती कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे, ठीक है। तो अब वेपी जो है उसको बहुत दूर से कोई आवाज़ आती है, आगे बताइए कौन सी आवाज़ है, वो दूर की आवाज़ सुनकर क्या कहते हैं, छलांग मार के वो काँपना शुरू कर देता है। समझ में बात क्या बताना चाह रहा। तो आगे क्या होता है, व्हाट एट द सेम मोमेंट एन आउटबर्स्ट ऑफ एंग्री बार्किंग केम फ्रॉम द डॉग्स इन द कैसल यार्ड, अनदर डॉग्स कुड बी हर्ड बार्किंग इन द डिस्टेंस। उसी लम्हे चिल्लाने की आवाज़ आती है, भौंकने की आवाज़ आती है कुत्तों की कैसल के आंगन से, और दूसरे डॉग्स को भी सुना जा सकता था जो किसी फासले पर भौंक रहे थे। What is disturbing the animals? आस्क्ड द बैरन। नवाब पूछता है ये इन जानवरों को क्या चीज़ तंग करी, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। एंड देन द ह्यूमन्स, फिर इंसानों ने सुना वो आवाज़ जो रैपी ने सुन लिया था बहुत पहले। बहुत देर बाद इंसानों का आवाज़ आनी शुरू हुई। लिसनिंग इंटेंटली, गौर से सुना। हेयर द साउंड दैट हैड रोज द डॉग्स टू देयर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फियर एंड एंगर। उन्होंने उस आवाज़ को सुना जिसने उकसाया था कुत्तों को कि वो मुजाहरा करें अपने डर का और अपने खौफ का, अपने गुस्से का। हेयर द लॉन्ग ब्राउन विनिंग हॉल, उन्होंने सुनी एक लंबी बारीक सी चिल्लाने की आवाज़, राइजिंग एंड फॉलिंग, जो बढ़ रही थी और घट रही थी। सीमिंग एंड वन मोमेंट माइल्स अवे, एक लम्हे में मीलों का फासला तय करके आवाज़ करीब आ रही थी। एट अदर स्वीपिंग अक्रॉस द स्नो, बर्फ़ से गुजरते हुए आवाज़ आ रही थी। अनटिल इट अपीयर्ड टू कम फ्रॉम द फुट ऑफ द कैसल वॉल्स, यहाँ तक कि वह आवाज़ कैसल की दीवारों के सामने से आनी शुरू हो गई। वुल्फ्स क्राइड द बैरन, नवाब चिल्लाते हैं, बोलते हैं भेड़िए, ये तो भेड़ियों की आवाज़ है। तो भेड़ियों की एक लॉन्ग विनिंग हॉल होती है। हॉरर स्टोरी वगैरह देखते हैं ना कभी, तो उसमें आवाज़ शुरू में आती है, निकालो आवाज़ निकालो। तो बीमार हो गया क्या वुल्फ? तो भेड़िया कैसे आवाज़ निकालते हैं अपनी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आवाज़ जो है वो भेड़िए की आवाज़ होती है। तो ये सैयद अब्दुल अहद की आवाज़ थी, ठीक है। तो ये आवाज़ बिल्कुल इस तरह से निकलती है। तो ये बड़ी खौफनाक आवाज़ होती है ना, ये ड्रामे में आता तो डर लगता है धीरे में, जो है ना कभी पुराने वक्तों में जब ड्रामा शुरू होता था इस तरह का आहट ये सब, तो इसमें इस तरह की आवाज़ आती थी। तो या रात ना नॉर्मली भी ये आवाज़ इतनी खौफनाक होती है, रात में अगर आपकी अकेले हो जंगल में और आपकी आवाज़ आए तो आपकी रूह फना हो जाए। रात की एक बड़ी ख़तरनाक आवाज़ लगती है ये ना, भेड़ियों की आवाज़ होती है। तो वो आवाज़ आनी शुरू हो गई। हंड्रेड्स ऑफ वुल्व्स सेड द हैम्बर्ग मर्चेंट हु वाज द मैन ऑफ स्ट्रॉन्गर इमेजिनेशन। सैकड़ों भेड़िए हैं ये तो। हैम्बर्ग मर्चेंट, कॉर्नाट ने कहा, जिसकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, क्लास के स्टार्ट में बताया मैंने। मूव बाय सम इम्पल्स विच शी कुड नॉट एक्सप्लेन, किसी जज्बे की वजह से जिसकी वो वजाहत नहीं कर पाई। द बैरोनेस लेफ्ट हर गेस्ट एंड मेड her way to the narrow chairless room where the old governess lay watching the hours of the dying years slip by। किसी जज्बे की वजह से जिसकी वजाहत वो नहीं कर पाई, नवाबजादी ने अपनी मेहमानों को छोड़ा और वो चले गई एक छोटे से गमगीन कमरे में जहाँ पर वो बूढ़ी मुलाजमा लेटी हुई थी और वो मरते हुए साल को गुजरता हुआ देख रही थी। साल ख़त्म हो रहा था और वो उसको देख रही थी। इन स्पाइट ऑफ द सीवियर कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट द विंडो स्टूड ओपन, बावजूद इसके कि शदीद ठंड थी, सर्दी की रात की, खिड़की खुली थी पूरी। विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिसअप्रूवल द बैरोनेस रश फॉरवर्ड टू क्लोज इट, बिना मतलब डिसअप्रूवल मतलब इनकार के इजहार के साथ वो दौड़ी और दौड़ कर भागी वो उस खिड़की को बंद करने के लिए। Leave it open, said the old woman in a voice that for all its weakness carried an air of command such as the Baroness had never heard before from her lips। खुला रहने दो उसे, कहती है बूढ़ी औरत, खुला रहने दो उसे। एक ऐसी आवाज़ में जो अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद उसमें एक हुक्म मौजूद था, और नवाबजादी ने कभी उसके ज़बान से इस तरह से हुक्म वाला लहजा नहीं सुना था। लिड डेवलपमेंट, उसे खुला रहने दो, बंद मत करो खिड़की को। बट यू विल डाई ऑफ कोल्ड, शी प्रोटेस्टेड, उसने एहतजाज किया, मतलब उसने बोला कि तुम मर जाओगे ठंडक से। आई एम डाइंग इन एनी केस, सेड द वॉइस, आवाज़ आती है, कहती है मुझे तो मरना ही है किसी भी तरह से, मुझे तो मरना है ही। एंड आई वॉन्ट टू हेयर देयर म्यूज़िक, लेकिन मैं उनकी मौसीकी सुनना चाहती हूँ। दे हैड कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग द डेथ म्यूजिक ऑफ माई फैमिली, वो दूर दराज इलाकों से आए हैं मेरे ख़ानदान की मौत की मौसीकी को गाने के लिए।
आई एम ग्लैड दे हैव कम, मुझे मतलब आई एम ग्लैड, मैं खुश है कि वो आए हैं। एंड द लास्ट सर्नोग्रेट्स दैट विल डाई इन आवर कैसल, मैं आखिरी सर्नोग्रेट्स हूँ जो अपने ख़ानदान के कैसल में मरेगी। एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी, और वो आए हैं मेरे लिए गाना गाने के लिए आए हैं वो मेरी मौत पर। द क्राई ऑफ द वुल्व्स रोज ऑन द स्टिल विंटर एयर एंड फ्लोटेड डाउन द कैसल वॉल्स, भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ती गईं ठंडी हवा में, और वो आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स के। द ओल्ड वुमेन ले बैक ऑन हर काउच विद अ लुक ऑफ लॉन्ग डिलेड हैप्पीनेस ऑन हर फेस, बूढ़ी औरत टेक लगाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है और उसके चेहरे पर एक खुशी और इत्मीनान दिख रहा होता है, उसके चेहरे पर देर रहने वाली खुशी उसके चेहरे पर दिख रही होती है। गो अवे शी सेड टू द बैरोनेस, नवाबजादी कहते चले जाओ यहाँ से। आई एम नॉट लोनली एनी मोर, अब मैं अकेली नहीं हूँ। आई एम वन ऑफ अ ग्रेट ओल्ड फैमिली, मैं एक अजीम पुराने ख़ानदान में से एक हूँ। वो चली जाती है और जाने के बाद दोबारा अपने मेहमानों के पास जाती है और कहती है आई थिंक शी इज़ डाइंग, मुझे लगता है वो मर रही है। सेड द बैरोनेस, नवाबजादी कहती है व्हेन शी हैड रीजॉइंड हर गेस्ट, जब वो अपने मेहमानों के साथ दोबारा जाकर मिलती है। आई सपोज वी मस्ट सेंड फॉर अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि अच्छा वो कहती है ना, मुझे लगता है हमें एक डॉक्टर भेजना चाहिए उसके लिए। एंड दैट टेरेबल हॉलिंग, और इतने खौफनाक चिल्लाने की आवाज़, नॉट फॉर अ लॉट ऑफ मनी वुड आई हैव सच दैट म्यूजिक, बहुत सारा पैसा खर्च के भी हमें ऐसी मौत की मौसीकी नहीं मिल सकती। बहुत सारा पैसा खर्च करके वो कोई ऐसी मौसीकी नहीं ला सकता अपने लिए। दैट म्यूजिक कैन नॉट बी बाउट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, सेड कॉनराड। कितना भी पैसा खर्च करके हम इस मौसीकी को नहीं खरीद सकते, कॉनराड ने कहा। लिसन व्हाट इज दैट अदर साउंड, आस्क्ड द बैरन, नवाब के देखो सुनो, एक और आवाज़ आई। एज अ नॉइस ऑफ स्प्लिटिंग एंड क्रैशिंग वॉज हर्ड, और एक आवाज़ आती है टूटने की और गिरने की आवाज़ आती है। इट वॉज अ ट्री फॉलिंग इन द पार्क, ये आवाज़ थी दरख्त जो टूट कर गिर रहा था पार्क में। देयर इज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, एक लम्हे के लिए सब खामोश हो जाते हैं। एंड द बैंकर साइड स्पोक, तो बैंकर साइड मतलब कॉनराड की बीवी कहती है, उसकी भाभी बैरोनेस की, इट इज़ अ नॉय इंटेंस कोल्ड दैट इज स्प्लिटिंग द ट्रीज, ये शदीद ठंड है जिसकी वजह से दरख्त टूट रहे हैं। इट इज़ आल्सो द कोल्ड दैट हैज़ ब्राउट आउट द वुल्व्स इन सच नंबर, और ये ठंडक ही है जिसकी वजह से जो है वो वुल्व्स या भेड़िए इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि भाई ठंडक की वजह से दरख्त टूट कर गिरा और ठंडक की वजह से भेड़िए बड़ी तादाद में आए हैं। द बैरोनेस ईगरली एग्रीड दैट द कोल्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स, नवाबजादी भी एग्री हो गई, ठीक है, कि भाई कोल्ड या ठंडक ही रिस्पॉन्सिबल इन चीज़ों के लिए। इट वॉज द कोल्ड ऑफ द ओपन विंडो टू दैट मेड द डॉक्टर्स अटेंशन अननेसेसरी फॉर द ओल्ड फ्रॉलिंग, और ये खुले हुए खिड़की की ठंडक ही थी जैसे डॉक्टर के तवज्जो को गैर ज़रूरी बना दिया बूढ़ी फ्रॉलिन शिमिट के लिए। मतलब फ्रॉलिन की आखिरकार मौत हो गई उसी रात। बट द नोटिस इन द न्यूज़ पेपर लुक वेरी वेल, लेकिन जो नोटिस था अखबार में जो आया उसकी मौत पर, बहुत अच्छे से उसको पढ़ा जा सकता था। वो नोटिस क्या था मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। नोटिस से पहले कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कहानी मौजूद थी कि जब कोई सर्नोग्रेट्स फैमिली का मरेगा तो सूरत में जो है वो कुत्ते भौंकेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। अब एमिली कहती है मैं खुद एक सर्नोग्रेट्स उसकी वजह से जो है मैं जानती हूँ, तो लोगों ने इसकी बात का इनकार किया कि नहीं है। अच्छा, अभी भी आपको ये स्टोरी जानकर ये लग रहा है कि एमिली सच बोल रही थी, कि एमिली वाकई में सर्नोग्रेट्स थी। क्यों? बिकॉज हम पाकिस्तानी बहुत वहमी हैं। समझ रहे मेरी बात को? जब भी मैं पाकिस्तानी बच्चों को ये पढ़ाता हूँ, मतलब पाकिस्तानियों को पढ़ाता हूँ हमेशा तो हमेशा ऐसा होता है कि बच्चे इसको यकीन कर लेते हैं कि वाकई में ये सर्नोग्रेट्स की फैमिली की थी एमिली, और एमिली जो है वो वाकई में ऐसा था कि उसकी वजह से ऐसा कुछ हो। देखो, इस चैप्टर के बारे में मेन आपको ये बताने की कोशिश करी गई है कि देयर इज़ नो सुपर नेचुरल थिंग्स एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड, कि दुनिया में कोई भी माफूकुल फितरत से चीज़ नहीं है। दुनिया में कोई भी जो है वो माफूकुल फितरत या सुपर नेचुरल चीज़ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि असल में जो भेड़िए आए ना तो ठंडक की वजह से आए, कि ये एरिया कंपेरेटिवली गर्म था बाकी तमाम जंगल से,
तो ठंडे एरिया से भाग कर वो गर्म एरिया की तरफ आ गए। और साथ में ये कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो दरख्त वगैरह भी अकड़ कर जाए, बर्फ़बारी की वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं, टूट कर गिरना, तो ये सर्दी की वजह से होता है। ये इनसे कोइंसिडेंस है, उसकी मौत के वक्त ये सारा हो गया, ठीक है। नहीं उसके नहीं हुआ था, सिर्फ इसका देखा गया, बाकी हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो अबाउट दैट। बताइए इसमें ये स्टोरी में ये बताया गया, पेपर में सवाल आता है कि व्हाट इज़ द लीजेंड अटैच टू द कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स अकॉर्डिंग टू एमिली। एमिली का अकॉर्डिंग क्या था वो तो आप बता दोगे। उसके बाद एक और सवाल आता है कि व्हाट इज़ द रियल स्टोरी अटैच विद द कैसल। रियल स्टोरी में आप यही बताओगे कि सर्दी और ठंडक की वजह से ये सब हो रहा था, रियल स्टोरी में ये नहीं था। अब देखो क्या हुआ, ये तो बात समझ में आई कि एमिली सर्नोग्रेट्स फैमिली की नहीं थी, या जो भी था कि वो शिमिट ही थी। लेकिन अगले दिन अखबार में जो खबर छाई हुई तो उसमें वो खबर छाया किया था किसने, बायरन और बैरोनेस ग्रेबल ने। अब वो खबर क्या थी, ऑन 29 दिसंबर एट कैसल सर्नोग्रेट्स, 29 दिसंबर को कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स में वफ़ात होती है एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स की। पूरा नाम देखो, एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स की वफ़ात होती है 29 दिसंबर को कैसल ऑफ सर्नोग्रेट्स में। फॉर मैनी ईयर्स द वैल्यूड फ्रेंड ऑफ बैरन एंड बैरोनेस ग्रेबल, जो बड़े लंबे अरसे तक एक देरीना दोस्त रही थी नवाब और नवाबजादी ग्रेबल की, वो दोस्त रही थी, तो उनकी वफ़ात हो गई हमारे फैमिली कैसल के अंदर